जय हिंद, वंदे मातरम आप सभी को। देखिए, ये हमारी एसएससी जीडी कांस्टेबल सामान्य हिंदी के लिए क्लास नंबर 11 है। इसके पहले एसएससी जीडी की मैं क्लास बाय क्लास सामान्य हिंदी के लिए 10 क्लासेस ले चुका हूँ। अगर शुरू से आपको एसएससी जीडी हिंदी की क्लासेस देखना हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट एसएससी जीडी हिंदी पे जाके वो 10 क्लास देख सकते हैं। आज की जो 11वीं क्लास है इसमें हम पढ़ेंगे संज्ञा से लेकर अव्यय तक के सभी चीज़ें। सबसे पहले जैसा कि हम करते हैं, सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी के बाद हम लगाएंगे एमसीक्यू। ये अपनी थ्योरी है संज्ञा से लेकर अव्यय तक। इसके बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चनों को लगाएंगे, लगभग 50 क्वेश्चन एमसीक्यू में। ठीक है, तो शुरू करते हैं थ्योरी से, संज्ञा से लेकर अव्यय तक के इस सेशन में, क्लास नंबर 11 में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो हिंदी में पद कितने प्रकार के हैं। पद मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। ठीक है, तो इन सभी का अपन डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। अगर मैं बात करूँ प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद, शब्द क्या है? अक्षरों के समूह, उसको शब्द कहते हैं। और शब्दों के जो भेद है ना, प्रयोग के आधार पे 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इंग्लिश में भी जानते होंगे 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, उसी तरह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबोधवाचक, समुच्चयवाचक और लास्ट में आपका विस्मयादिबोधक। ठीक है, तो ये आपके 8 जो हो गए प्रयोग के आधार पर भेद हो गए। ठीक, अब इन 8 की मैं बात करूं तो इन उपयुक्त 8 प्रकारों में भी विकार की दृष्टि से 2 भागों में इन्हें बांटा गया है, जिनको आप हिंदी में जानते हो विकारी शब्द या अविकारी शब्द, 2 तरह के कहते हैं। तो इनको देख लेंगे कि विकारी अविकारी शब्द होते क्या हैं इसमें से। तो विकारी शब्द ये होते हैं जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है, वो शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों, यानी कुत्ता को कुत्ते, कुत्तों, ये सब विकार उत्पन्न हो रहा है, यानी ये विकारी शब्द हैं। ठीक, जैसे अच्छे खाते हैं, खाती है, खाता है, खाते हैं, तो ये सब क्या हो गया? विकारी शब्द हो गए जिसपे विकार उत्पन्न हो। ठीक, इनमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में विकारी शब्द होते हैं। अविकारी कैसे शब्द हैं? ऐसे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन न हो, अविकारी हैं, कोई विकार न हो। जैसे नित्य, किंतु, यहाँ, वहाँ, हरे, ये सब में क्या विकार कोई उत्पन्न नहीं होता। ठीक, तो ये हो गया विकारी अविकारी। अब अपन आगे देखेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के कैसे भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक ऐसे जिसका अर्थ निकले, निरर्थक जिसका कोई अर्थ न निकले। ठीक है, मैं सार्थक शब्द की अगर बात करूं तो जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ हो वो सार्थक शब्द कहलाता है। जैसे रोटी, पानी, ममता, डंडा, इन सब का कुछ ना कुछ अर्थ है। निरर्थक शब्द जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता, जैसे रोटी बोटी। अब रोटी बोटी में कोई अर्थ थोड़ी है। कहते हैं ना, क्या आज जुगाड़ है पानी सानी का, रोटी सुट्टी, ये सब क्या है? आपके निरर्थक शब्द है। ठीक, निरर्थक शब्दों में व्याकरण में कोई विचार नहीं किया जाता। देखो, एक विशेष बात याद रखना, निरर्थक शब्द जो है उसमें व्याकरण में कोई विचार नहीं है। आगे बात करूं तो पद विचार सार्थक वर्ण शब्द समूह कहलाता है, यानी पद जो विचार है वो सार्थक वर्ण समूह कहता है। और उसी जगह पे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि पद जो है ना 5 प्रकार के होते हैं, जिनको आज पढ़ेंगे: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। ठीक, चलो, लेकिन संज्ञा की अब सबसे पहले अपन संज्ञा से शुरू करेंगे। संज्ञा, संज्ञा क्या होता है? सबको पता है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या किसी का नाम, यानी कि एक्चुअल में अगर कहा जाए तो संज्ञा वो है, नाम को ही संज्ञा बोलते हैं। यानी प्राणी, वस्तु, स्थान या किसी के नाम को बोध कराए, जैसे श्याम, आम, मिठास, हाथी, ये सब क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के प्रकार की बात करूं तो मुख्यतः संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब आपको पता है व्यक्तिवाचक जिसमें व्यक्ति की बात हो, जैसे विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, इन सब की बात हो, तो कैसा संज्ञा होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण, रामायण, ताजमहल, कुतुब मीनार, यानी व्यक्तिगत किसी की बात की जाए, पर्सनल, चाहे कुछ भी हो, वो क्या होंगे? व्यक्तिवाचक। जातिवाचक कैसे होंगे? जिनमें संपूर्ण जाति की बात हो जाए किसी भी व्यक्ति की, जैसे पर्वत, पर्वत में सभी तरह के पर्वत, कुत्ते, सभी तरह के कुत्ते की जाति होती है, गाय की जात, घोड़ा की जात, पक्षी की जात, मनुष्य की जाति, तो ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा कौन होते हैं? जिसमें भाव की बात हो। ऐसे संज्ञा जिनमें पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो, जैसे बुढ़ापा भाववाचक है, मिठास, बचपन भाववाचक, मोटापा, चढ़ाई, ये सब कैसे? जिसमें भाव होता है। ठीक, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक 3 संज्ञा अपन ने पढ़ा। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना ये भी है कि अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से संज्ञा के 2 अन्य प्रकार भी हैं। व्यक्ति
व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक के अलावा भी दो प्रकार हैं, जैसे कि समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। समुदायवाचक आ तो जाति में जाता है, लेकिन इसको अलग से किया। जैसे व्यक्ति, वस्तु, समूह की बात करें, समुदायवाचक है, जैसे सभा, कक्षा, सेना, भीड़, पुस्तकालय, ये सब कैसे हैं? समुदायवाचक है। द्रव्यवाचक जिसमें किसी वस्तु की बात हो, जैसे घी, तेल, पीतल, चांदी, कुछ भी। तो इस तरह से कुछ विद्वानों ने माना है, ठीक है। अब आगे अपन संज्ञा के बाद बात करेंगे लिंग के बारे में। किसके बारे में? लिंग के बारे में। यानी संज्ञा के अंदर ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, है ना। तो संज्ञा के शब्दों से जिस रूप से उनके पुरुष या स्त्री जाति का होने का बोध चले, उन्हें लिंग कहते हैं, ठीक है। सामान्यतः अगर सरल शब्दों में बात करूँ, शब्द की जो जाति होती है उसको अपन लिंग बोलते हैं, ठीक। अगर अपन बात करें पुरुष जाति के लिए तो बैल, बकरा, मोहन, लड़का, ये सब पुल्लिंग हो जाएंगे। स्त्री जाति के लिए गाय, बकरी, मोरनी, मोहिनी, लकड़ी, ये सब स्त्रीलिंग। लिंग के जो भेद यहाँ पे बताया है, मुख्य क्या है? पुरुष, स्त्री और जड़, तीन तरह के लिंग होते हैं, जिनको अपन भाषाई आधार पे क्या बोलते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ठीक। तो हिंदी व्याकरण में लिंग के जो भेद होते हैं ना, मुख्यतः दो ही होते हैं, तीसरा जड़ उसी के अंदर आ जाता है, ठीक है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। मुख्यतः अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो हिंदी भाषा में दो ही लिंग हैं, ठीक। पुल्लिंग जिन सब संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि सजीव, कुत्ता, बालक, खटमल, पिता, राजा, ये सब जिन शब्दों से पुरुष की जाति का विरोध हो, बाध हो। निर्जीव चीज भी पुल्लिंग में आती हैं, जैसे कि मकान, फूल, नाटक, लोहा, चश्मा, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग की बात करूँ तो जिन संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। जैसे माता, रानी, घोड़ी, कुतिया, बंदरिया, हंसनी लड़की, ये सब क्या है? निर्जीव। जैसे सुई, कुर्सी, गर्दन, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग हो गए। अब इसके बाद हम अपन संज्ञा में ही वचन होता है, एक वचन और बहुवचन। तो वचनों के बारे में समझेंगे। दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है कि शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, गाय, सिपाही, कपड़ा, माता, माला, पुस्तक, जिनसे एक ही वस्तु का बोध हो वो एक वचन है। अब शब्द से जिससे अनेक वस्तु का बोध हो कैसे है? बहुवचन होते हैं, जैसे कि लड़के, गायें, कपड़े, टोपियाँ, मालाएं, माताएं, पुस्तकें आदि, है ना। तो ये सब क्या है? बहुवचन। तो अपन ने वचन देखा। अब वचन के बाद अपन कारक को पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। रूप विज्ञान के संदर्भ में किसी वाक्य के मुहावरा या वाक्यांश में संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया के साथ उसके संबंध के अनुसार रूप बदलना कारक होता है। यानी कि संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के साथ किसी भी वाक्य का अगर रूप बदल जाए मुहावरे का, तो वो कारक कहलाता है, ठीक है। कारक के अगर मैं भेद की बात करूं तो कारक के 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8 प्रकार। कौन कौन से? कर्ता कारक। कर्ता कारक कौन होता है? कार्य को करने वाला। कर्म कारक, जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े। करण, संप्रदान, कर्ता से कर्म को करण, संप्रदान, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अब इनको थोड़ा सा अपन समझेंगे, ठीक है। सबको देखो, कर्ता क्या होता है? जैसे मैं कहता हूँ, एक शब्द बोलता हूँ, राम स्कूल जाता है, तो कर्ता कारक इसमें क्या है? राम, ठीक है। कार्य को करने वाला कौन है? राम है। कर्म क्या है? स्कूल है, जिस पर कार्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। करण क्या है? जिसके द्वारा कर्ता कार्य करता है। तो जा रहा है तो पैरों से अगर जा रहा है तो पैरों से करण है। संप्रदान, जिसके लिए कार्य किया जा रहा है, शिक्षा के लिए कार्य किया जा रहा है, तो संप्रदान हो गया। अगर राम स्कूल जाता है, अपादान, जिससे अलगाव हो वो अपादान। संबंध, यानी संबंध क्या है? राम का स्कूल से, क्योंकि विद्यार्थी है, ठीक है। अधिकरण, कार्य का आधार क्या है? कार्य का आधार शिक्षा है, तो अधिकरण हो गया। संबोधन क्या हो गया? किसी को संबोधित करना, जैसे हे राम, हे राम, कुछ भी बोलो। तो इस तरह से 8 आपके क्या होते हैं? कारक। अब अपन बात करेंगे अव्यय की। किसकी? अव्यय। अव्यय की बात करेंगे। तो अव्यय क्या होता है? किसी भी भाषा के शब्द अव्यय या अभिकारी कहलाते हैं। देखो, जैसे शुरू में अपन ने विकारी अभिकारी शब्द पढ़ा था ना, तो उसमें से अव्यय अभिकारी शब्द होते हैं, ठीक है, जिससे कोई वाक्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ता इन शब्दों से, ठीक है। जैसे रोटी, सोटी, है ना, पानी, सानी, इस तरह से। तो किसी शब्द के अव्यय अभिकारी कहलाते हैं भाषा के वो शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न हो। यानी कि अव्यय वो है या अभिकारी शब्द उनको बोल सकते हो जिनके कारण किसी वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल के कारण कोई भी विकार उत्पन्न हो। ऐसे हर शब्द अपने मूल रूप में बने रहते हैं, अव्यय कहलाते हैं। अव्यय मतलब जो व्यय ना हो, खर्च ना किया जा सकते। उदाहरण से आप अच्छे तरीके से अव्यय को समझोगे। देखो,
यहाँ पे अव्यय का उदाहरण है जब, तब। जैसे मैं बोलता हूँ जब राम आया, जब सीता आई, तो लिंग से क्या कोई जब पे फर्क पड़ा? जैसा कि तैसा ही है। जैसे बोला जब जब तुम यहाँ से गए, जब पब्लिक यहाँ से गई, तो कोई वचन लिंग जाति से फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। यानी कि अव्यय वो हैं जिनसे लिंग वचन जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर आओ, इधर आओ, आई, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। किंतु वह गई थी, किंतु वह गया था, कोई अंतर आया? नहीं आया। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं, जिन पे कोई अंतर नहीं होता। अब लास्ट अपन बात करेंगे इस निपात के बारे में, फिर उसके बाद एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है। निपात क्या होता है? तो किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे निपात कहते हैं। जैसे तक, मत, क्या, हाँ, भी। अब इनको मैं उदाहरण समझाता हूँ। देखो, निपात वो शब्द होते हैं जिनसे अगर शब्दों में अधिक भार देने के लिए, यानी विशेष कहने के लिए, जैसे उदाहरण के लिए देखो, तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा, ही पड़ेगा, यानी कि आप जोर दे रहे हो कि ऐसा करना ही पड़ेगा, तो शब्द पे भार डाल दिया आपने। अगर आप ये बोलते तुम्हें आज रात रुकना पड़ेगा, इसका मतलब ये होता कि आप ज़्यादा भार दे के नहीं कह रहे हो, लेकिन जैसे आपने बोला तुम्हें आज रुकना ही पड़ेगा, यानी आपने शब्द वाक्य पे भार दे दिया। तुमने तो हद ही कर दी, तुमने हद कर दी सिंपल हो जाता है, लेकिन तुमने तो हद ही कर दी, यानी आपने वाक्य पे भार दे दिया। तो जब भार दे देते हैं उसको निपात बोलते हैं। कल मैं भी आपके साथ चलूँगा, कल मैं आपके साथ चलूँगा बोलते तो साधारण वाक्य होता। मैं भी यानी आपने भार दे दिया। गांधी जी को बच्चे तक जानते हैं, तक यानी सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो निपात वो होता है जिससे अतिरिक्त भार देने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वाक्य में निपात होते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब अपन एमसीक्यू देखेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी देखेंगे। आई होप ये चीज़ें अगर आप समझ गए होंगे तो एमसीक्यू आसानी से लगा पाएंगे। पहले क्वेश्चन से देखेंगे कि वस्तु, स्थान, भाव या विकार के द्योतक को क्या कहते हैं। तो वस्तु, स्थान, विकार, इन सबको बताने वाली चीज़ को संज्ञा बोलते हैं, ठीक। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? मैंने बताया 3 भेद होते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने 2 अलग से माने। कौन कौन से 3 होते हैं? जातिवाचक और भाववाचक और व्यक्तिवाचक, ठीक है। अगला देखेंगे, स्त्रीत्व शब्द कौन सी संज्ञा है। तो स्त्रीत्व जो है ना, कौन संज्ञा है? एक तरह का भाव है। मैंने बता ही दिया, भाव है। स्त्रीत्व, ममत्व, ये सब क्या है? भाव है, ठीक, भाववाचक संज्ञा। अगला है कि भारतीय शब्द बहुवचन होगा, तो भारतीय का होगा भारतीयों, है ना। सूर्य शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? तो सूर्य शब्द का जो पुल्लिंग होगा वो होगा सूर्या। क्या होगा? सूर्या, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ठीक है। भाववाचक संज्ञा बनाइए, तो इसमें से भाववाचक आपको बताना है। लड़कापन, लड़प्पन। लड़प्पन क्या होगा? लड़कपन। लड़कापन नहीं, लड़कपन आपका भाव हो जाता है, बचपन की बातें, ठीक है। अगला है कि सच्चरित्र किस मूल शब्द से बना है। तो सच्चरित्र जो आपका बना है चरित्र शब्द से, सत धन चरित्र, यानी कि मूल शब्द इसमें क्या जुड़ा है? चरित्र। अगला है कौन सा बहुवचन है। तो इसमें से बहुवचन बताना, ये आपके 4 ऑप्शन रहे। तो बहुवचन कौन सा होगा? माता नहीं होगा, लड़का नहीं हो, किताब नहीं होगा। प्राण क्या है? बहुवचन है। क्या है? बहुवचन, प्राण। अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इनमें से पुल्लिंग बताना है। तो कपट, सुंदरता। कपट क्या है? एक पुल्लिंग है। सुंदरता, मूर्खता, निर्दय पुल्लिंग नहीं, लेकिन कपट पुल्लिंग है, ठीक। कपट पुरुष जाति का बोध कर रहा है, इसलिए पुल्लिंग है, ठीक। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो गीदड़ का क्या होगा आप बताइए? गिदड़ी, गिदड़िया, क्या होगा इनमें से? गीदड़ी, है ना। तो इसमें से गीदड़ का जो होगा स्त्रीलिंग वो होगा आपका गीदड़ी, ठीक। चलो अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो व्यक्ति के बारे में बताए। तो गाय, पहाड़, यमुना, आम। देखो, गाय तो जातिवाचक संज्ञा है, पहाड़ भी जातिवाचक है, यमुना जो है व्यक्तिगत नदी के बारे में व्यक्तिवाचक है, आम भी जाति है, ठीक है, तरह तरह के होते हैं। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो इनमें से बालक, जवान, मनुष्य सब जातियां हैं, लेकिन सुंदर जाति नहीं, भाववाचक संज्ञा है। सुंदर के कैसा है? भाववाचक संज्ञा। थ्योरी को आप एक बार रिवाइज करके देख लेना, तभी एमसीक्यू अच्छे से समझ में आएगा। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है भाववाचक नहीं है। मिठाई, मिठाई भाववाचक नहीं, क्योंकि मिठाई तो खाने वाली मिठाई होती है। चतुराई, लड़ाई, उतराई क्या है? भाव है। जातिवाचक संज्ञा आपको बताना है इनमें से। तो लड़का क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सेना क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। श्याम व्यक्तिवाचक है, दुख भाववाचक है, लेकिन जातिवाचक क्या है? लड़का है, ठीक है। कौन सा शब्द इसमें से स्त्रीलिंग है आपको बताना है। तो देखो,
स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? सहारा। कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। तो इसमें से जो परिषद है ना, लास्ट वाला ये परिषद, ये स्त्रीलिंग था। ठीक, अगला है कि नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप होगा। पुल्लिंग यानी पुरुष जाति का बोध कराए, तो नेत्री शब्द का नेता होता है पुल्लिंग। नेता पुरुष, नेत्री महिला। कारक किसके भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? मैंने अभी बता दिया, कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्ता का कर्म से, करण, संप्रदान, अपादान, ये सब 8 भेद हो जाते हैं। ठीक है, कारक के। अगला है के लिए किस कारक चिन्ह का है? तो के लिए किसका है? तो आपको मैंने बताया संप्रदाय, किसी कुछ देना हो, संप्रदान करना हो तो के लिए। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से क्या किसका कारक है? तो से कौन से कारक है आपको बताना 8 में से। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो अपादान है। कौन सा कारक है? अपादान। अगला क्वेश्चन है वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर शब्द कौन सा कारक है? वृक्ष पर पक्षी, अधिकरण। वृक्ष पर अधिकार करके ऊपर पैर जमा के बैठे इसलिए अधिकरण। कवि का स्त्रीलिंग बताना है, तो कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा आपका? कवित्री। कवित्री, ठीक है। कवित्री ये नहीं होगा, कवियत्री नहीं, कवित्री ये होगा। ठीक, अगला है हिंदी भाषा में वचन कितने होते हैं? सबको पता है, 2 वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन। अगला है लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो दही क्या है आपको बताना है। दही आपका क्या है? पुल्लिंग है। दही क्या है? पुल्लिंग है ना, पुरुष जाति का बोध करा रहा। आप बोलते हैं ना तुमने दही खाया क्या, कभी ये थोड़ी ना बोलते तुमने दही खाई। चलो नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें से मृत्यु जो है ना स्त्रीलिंग है, चक्रव्यूह पुरुष है, उत्साह भी पुरुष है, संकल्प कहते हैं ना हम संकल्प लिया, हमने संकल्प लिया, ली नहीं, है ना, चक्रव्यूह में फंस गया, फंस गई नहीं। तो यहाँ पे मृत्यु स्त्रीलिंग है, कहते हैं ना उसकी मौत आई है, मृत्यु आई है। ठीक है, अगला है बाल का स्त्रीलिंग है, तो बाल का स्त्रीलिंग बताना है, तो बाल का बाला हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक, बाल का, बालिका नहीं होगा, बालिका आपका नहीं होगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अगला है जिन वाक्यों में किस वाक्य निम्न वाक्यों में किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग है आपको ये बताना है। तो 4 वाक्य आपके सामने बताइए किसमें सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग है। देखो मैंने तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये तो अशुद्ध है, टोटल दिख रहा है, क्योंकि मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा नहीं, मैं तेरे को नहीं, मैं तुमको एक घड़ी दूंगा। ठीक है, इस तरह से होगा। अगला है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मुझे एक शब्द है, किस प्रकार का सर्वनाम है, तो आपको ये बताना है। तो मुझे जो है ना उत्तम पुरुष है। कौन सा? उत्तम पुरुष। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो सर्वनाम 6 प्रकार का होता है, याद रखना। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्यों है? कि यह वही घड़ी है, बोलते हैं ना यह राम है, तो ये निश्चय ही है। ठीक है, पशु शब्द का विशेषण क्या होगा आपको बताना है। तो पशु शब्द का ये 4 ऑप्शन है, आपको विशेषण बताना है। तो पाशविक हो जाएगा पशु शब्द का विशेषण। विशेषण क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो पद हैं वो विशेषण होते हैं। ठीक है, अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसमें से फुफेरा जो है ना ये विशेषण है, बाकी विशेषण नहीं है। ठीक, फुफेरा कहते हैं ना वो मेरा फुफेरा भाई है। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा क्या है? तो प्रिय के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा है बैरी। बैरी नहीं होगी, गलत, मित्र होनी चाहिए। ठीक, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन हम ढंग से पढ़ नहीं पाए। देखो प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है पूछ रहा, तो प्रिय विषय हो सकता है, प्रिय कवि हो सकता है, प्रिय मित्र, लेकिन प्रिय बैरी नहीं हो सकता, तो यही हो जाएगा। अगला है किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है? तो अच्छा जो शब्द है, तुमने अच्छा, अच्छा गलत है, ये वाला सही है कि यह स्थान बहुत, लिखा गलत है ये। ठीक है, ये जो प्रयोग है इस तरह से होगा, यह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा गलत लिखा है, सुधार लेना, अच्छा ऐसे लिखते हैं, अच्छा। तो यह स्थान बहुत अच्छा है, यानी स्थान कैसा अच्छा है, तो संज्ञा का क्या बता रहा है? विशेषता, तो ये सही हो जाएगा। ठीक, याद रखना। ठीक, चलो नेक्स्ट देखेंगे रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया क्या होती है? क्रिया वो शब्द है जिससे कार्य करना या होना पाए, जैसे सोना, नहाना, खाना, पीना, है ना, ये सब क्या है आपकी क्रिया है।
तो रचना की दृष्टि से क्रिया कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन सी? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। चलो नेक्स्ट है कि निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता है। तो देखो, ज्योति रोती है, ज्योति रोएगी तो कोई काम तो नहीं कर रही ना। अगर राम स्कूल जाता तो कैसी हो जाती? सकर्मक क्रिया, कर्म के साथ क्रिया कर रहा है। रोती है मतलब अकर्मक क्रिया, ठीक है। जैसे श्याम भात खाता है, खा रहा तो सकर्मक क्रिया। सकर्मक अकर्मक को ऐसे समझिए, कर्म जहाँ हो वैसी क्रिया कौन सी है? सकर्मक, ठीक। निम्न में से विकारी शब्द कौन सा है? विकारी जिससे कोई विकार उत्पन्न हो। विकारी कौन सा है? तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया क्या है? विकारी शब्द है, इनसे विकार उत्पन्न होता है, ठीक। अविकारी शब्द कैसा होता है? तो अविकारी अव्यय होते हैं। मैंने बता दिया अव्यय क्या होते हैं, जिनसे कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो शब्द क्या होते हैं? अव्यय, ठीक। अगला है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है, आपको बताना है। तो विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले। तो इनमें से जो धीरे धीरे है ना, ये विशेषण है। कहते हैं ना, वह धीरे धीरे मेरे पास आ रहा है। तो पास कैसे आ रहा है? धीरे धीरे आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका विशेषण। बाकी इसमें से विशेषण नहीं है। अव्यय के भेद कितने होते हैं? तो अव्यय के 4 भेद होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो आपको बताना क्रिया विशेषण कैसे शब्द होते हैं? वो शब्द जो किसकी विशेषता बताते हैं? या तो क्रिया की विशेषता बताते हैं या फिर विशेषण की खुद की विशेषता बताते हैं विशेषण की। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। वह धीरे से बोलता है, इसमें से कौन सा होगा? वह धीरे से बोलता है। बोलता है कैसे बोलता है? तो धीरे से, यानी बोलता है तो क्रिया हो गई बोलना, और बोलना की क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण, ठीक है, याद रखना। और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला विशेषण। बृहत विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था क्या है? तो बृहत जो है, बृहत का शुद्ध होता है बृहत्तम। अगला है, घनिष्ठ का शुद्ध उत्तरावस्था क्या है? तो घनिष्ठ जो है, घनिष्ठ को उत्तरावस्था यानी घनिष्ठर बोलते हैं ना, घनिष्ठर, ठीक। अगर उत्तरा पूछा है और मत पूर्व पूछता तो घनिष्ठतम हो जाता, ठीक है, याद रखना। जैसे इसमें पूछा था, उत्तमावस्था होता घनिष्ठम, क्या होता? घनिष्ठम। और उत्तरावस्था क्या हो जाएगा? घनिष्ठर। तो कन्फ्यूज मत होना घनिष्ठम और घनिष्ठर में, दोनों में। अगला है, संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है? तो संबंध कारक आपको बताना। संबंध कारक इसमें से क्या हो जाएगा आपका? रा रे री। संबंध कारक हो जाएंगे रा रे री, ठीक है। दूसरा, तीसरा, दूसरे, तीसरे, दूसरी, तीसरी, ये सब क्या हो जाएंगे? संबंध बताने वाले। अगला है, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? तो इसमें से लड़का जो है विकारी शब्द। विकारी शब्द ऐसे होते हैं जिससे विकार उत्पन्न हो जाए। लड़का का लड़की होता है ना, तो जिसका शब्द चेंज हो जाए वो विकारी है। तो लड़का, लड़की, लड़के, है ना। अव्यय कितने भेद हैं? तो अव्यय के 4 भेद अभी रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वाक्य अव्यय से वाक्य पूरा होगा? आज धन ... कोई नहीं पूछता। तो आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, यही ना होगा, ठीक है। अगला है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो निजवाचक यानी व्यक्तिगत रूप से प्रयोग हुआ हो। तो आप भला तो जग भला, यानी निजवाचक यानी पर्सनली बात कर रहा। शिव का विशेषण क्या है? तो शिव का विशेषण हो जाएगा शैव। क्या हो जाएगा? शैव। वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया क्या है? तो किस क्रिया का उदाहरण है? तो देखो, पहुंच गया यानी पहुंचना कौन सी क्रिया है? आपकी संयुक्त क्रिया है। कैसी है? संयुक्त है, जिसमें संयुक्त रूप से वह घर पहुंच गया, ठीक। ये आपकी संयुक्त क्रिया है। तो ये थे हमारे आज के टॉप 50 क्वेश्चन, और साथ में हमने यहाँ पे थ्योरी भी पढ़ी किसकी? क्लास नंबर 11 में संज्ञा से लेके अव्यय तक, है ना। तो 5 संज्ञा से अव्यय की चीज़ों को पढ़ा अपन ने। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय के MCQ लगाए, थ्योरी लगाई। और ये मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।